ये लेक्चर फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम इकोलॉजिकल प्रोडक्टिविटी एंड फ्लो ऑफ एनर्जी इन दो फंक्शंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू देख सकते हैं। और इस लेक्चर में हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ मैटर एंड इकोलॉजिकल सक्सेशन इन दो फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन एंड सर्कुलेशन ऑफ मैटर अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में पदार्थ का चक्रण, जिसे कि न्यूट्रिएंट और बायोजियोकेमिकल साइकिल अर्थात पोषण या जैव भौम रासायनिक चक्रण भी कहा जाता है, जिसमें कि पर्यावरण या किसी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जैविक व अजैविक संगठकों के बीच खनिज, लवण व पोषक तत्वों का चक्रण होता है। एनर्जी फ्लो इज द चीफ ड्राइविंग फोर्स फॉर ऑल दिस एलिमेंट साइकिल इन इकोसिस्टम अर्थात पर्यावरण या किसी पारिस्थितिक तंत्र में होने वाले ऊर्जा के प्रवाह के द्वारा ही इन पदार्थों का चक्रण होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि जब फूड और एनर्जी का ट्रांसफर वेजिटेशन से हार्बीवोरस एनिमल्स तक, हार्बीवोरस एनिमल से कार्निवोरस एनिमल्स तक, इन कार्निवोरस एनिमल से लार्ज कार्निवोरस एनिमल्स तक और लास्ट में डिकम्पोजर्स तक होता है, तो इस फूड और एनर्जी के ट्रांसफर के दौरान ही इन पदार्थों का भी चक्रण एक लेवल से दूसरे लेवल तक होता है। किसी इकोसिस्टम में मैटर साइकिल अर्थात पदार्थ के चक्रण के दौरान जिन तत्वों का एक लेवल से दूसरे लेवल तक ट्रांसफर होता है उनमें मेन है कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। ये वो एलिमेंट्स हैं जिन्हें कि पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठकों के द्वारा बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और इनके बाद है मैक्रो एलिमेंट्स, जिसमें कि सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। देन माइक्रो एलिमेंट्स कॉपर, आयरन, जिंक, मैग्नीज, टिन, आयोडीन, फ्लोरीन, सिलिकॉन, वैनेडियम, क्रोमियम, सेलेनियम एंड कोबाल्ट, जो कि हमारे पारिस्थितिक तंत्र के जैविक संगठकों के द्वारा बहुत ही कम मात्रा में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसलिए इन्हें माइक्रो एलिमेंट्स कहा जाता है। इकोसिस्टम में मेन, मैक्रो एंड माइक्रो इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स अर्थात अजैविक तत्वों के चक्रण के अलावा जैविक पदार्थ जैसे कि जीवित या मृत पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अवशेष और जीव जंतुओं के द्वारा रिलीज किया जाने वाला वेस्ट मटेरियल का भी चक्रण एक लेवल से दूसरे लेवल तक होता है। इकोसिस्टम में मैटर साइकिल अर्थात पदार्थ के चक्रण को हम इस फ्लो चार्ट की सहायता से समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि आप देख सकते हैं इन ऑर्गेनिक एलिमेंट्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल अर्थात पारिस्थितिक तंत्र में जितने भी अजैविक तत्व है वो या तो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल रहेंगे या फिर सॉइल में। एटमॉस्फेयर या फिर सॉइल से ये सभी पदार्थ पेड़ पौधों तक पहुंचते हैं, जिन्हें कि पेड़ पौधों की जड़ों के द्वारा सॉल्यूबल फॉर्म में रूट ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू लिया जाता है। और इन पदार्थों का इस्तेमाल पेड़ पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में किया जाता है। तो इस प्रकार ये सभी पदार्थ जो कि पहले एटमॉस्फेयर या फिर सॉइल में अवेलेबल थे वो पेड़ पौधों तक पहुंचते हैं और फिर इन पेड़ पौधों से, जैसा कि आप देख सकते हैं डाउनवर्ड एरो की सहायता से दिखाया गया है, ये पदार्थ उन शाकाहारी जानवरों तक पहुंचते हैं जो कि इन पेड़ पौधों को खाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उन मांसाहारी जानवरों तक जो कि इन शाकाहारी जानवरों को खाते हैं और फिर लार्ज मांसाहारी जानवर तक जो कि इन छोटे मांसाहारी जानवर को खाते हैं। तो इस प्रकार इन पदार्थ का चक्रण पेड़ पौधों से शाकाहारी जानवर तक, शाकाहारी जानवर से मांसाहारी जानवर तक, मांसाहारी जानवर से बड़े मांसाहारी जानवर तक होता है। और जब ये पेड़ पौधे या फिर जानवर मर जाते हैं तो इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अर्थात सूक्ष्म जीवों के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, जिससे कि यह पदार्थ फिर से सॉइल में रिलीज हो जाते हैं और बाद में सॉइल से इन मैटर को पेड़ पौधों के द्वारा फिर से यूज़ किया जाता है और ये साइकिल चलता रहता है। यहाँ पर कार्बन साइकिल और ऑक्सीजन साइकिल को डायग्राम की सहायता से दिखाया गया है और आप कार्बन साइकिल में देख सकते हैं कि एनिमल्स के रेस्पिरेशन प्रोसेस अर्थात श्वसन प्रक्रिया में और ऑटो इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज के द्वारा CO2 गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज की जाती है और पेड़ पौधों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से भोजन बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और इस प्रकार एनवायरनमेंट में कार्बन साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। और अगर बात की जाए ऑक्सीजन साइकिल की, तो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को एनिमल्स के द्वारा रेस्पिरेशन प्रोसेस में यूज़ कर लिया जाता है और ये एनिमल्स रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं
और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं या फिर रिलीज करते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में यूज कर ली जाती है और ये पेड़ पौधे ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं। बात की जाए नाइट्रोजन साइकिल की, तो हमारे एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है, लेकिन इसका उपयोग पेड़ पौधों के द्वारा डायरेक्टली नहीं किया जाता जैसा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का फिक्सेशन अर्थात यौगिकीकरण होता है, जो कि या तो बिजली के चमकने से होता है या फिर कुछ पेड़ पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। और फिर इस फिक्स्ड नाइट्रोजन अर्थात यौगिक नाइट्रोजन का पेड़ पौधों के द्वारा इस्तेमाल कर लिया जाता है और ये नाइट्रोजन पेड़ पौधों से जीव जंतुओं तक पहुंचती है और उनके मरने के बाद फिर से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम इज इकोलॉजिकल सक्सेशन अर्थात पारिस्थितिक अनुक्रमण, जो कि किसी पारिस्थितिक समुदाय में पाए जाने वाले पेड़ पौधों व जीव जंतुओं की प्रजाति में समय के साथ आने वाले धीमे लेकिन निरंतर परिवर्तन की प्रक्रिया है। और ये परिवर्तन जैविक और भौतिक कारणों से आता है। जैविक कारण में किसी बाहरी प्रजाति का उस समुदाय में आ जाना और भौतिक कारण जलवायु परिवर्तन, आग लग जाना या किसी प्राकृतिक आपदा का आ जाना, जिससे कि पूरा पारिस्थितिक समुदाय खत्म हो जाता है। इकोलॉजिकल सक्सेशन के दो टाइप्स हैं, प्राइमरी सक्सेशन एंड सेकेंडरी सक्सेशन। जब किसी ऐसे नए क्षेत्र में जैविक तत्वों का विस्तार होता है जहाँ पर पहले कोई जैव जीवन नहीं था, तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहा जाएगा। और जब किसी ऐसे क्षेत्र में जैविक तत्वों का विस्तार होगा जहाँ पर पहले भी जैव जीवन था लेकिन उनका जैविक या भौतिक कारणों से विनाश हो चुका हो, तो उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाएगा। तो ये इकोलॉजिकल सक्सेशन इकोसिस्टम के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इससे नए क्षेत्रों में जैविक तत्वों का विस्तार होता है और ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जैविक तत्वों का विनाश हो चुका हो वहाँ पर फिर से इन जैविक तत्वों को स्थापित करता है।